Hello everyone and welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik और आज की जो वीडियो स्टैटिस्टिक्स एंड साइकोलॉजी पे है, इन दिस वी विल बी डिस्कसिंग ऑल अबाउट इन्फरेंशियल स्टैट्स. सो इसमें हम कवर करेंगे कि पैरामेट्रिक स्टैट्स क्या होते हैं और नॉन पैरामेट्रिक स्टैट्स क्या होते हैं, देन टी टेस्ट क्या होता है, कोरिलेशन क्या होता है, रिग्रेशन एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स विल बी कवरिंग इन डिटेल. तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें एंड कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखें. सो लेट अस गेट स्टार्टेड. चलिए, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स होता क्या है. सो इन द प्रीवियस कुछ वीडियोस में जो हम स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी पे देखते आ रहे हैं, वहां पे एक वीडियो मैंने डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स पे भी रिलीज की थी, राइट, वेयर वी डिस्कस्ड अबाउट मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. सो व्हेन वी वर डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स इन दैट वीडियो, उसमें हमने बात की थी कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है. सो आई टोल्ड यू कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम सिंपली जो है अपने रिसर्च के रिजल्ट से आने वाले डेटा को समराइज कर रहे होते हैं और ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं. देयर इज नो इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व ओवर देयर. बट ये जो हमारा इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स है, यहाँ पे हम इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं उस डेटा की. वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ कंक्लूजन्स फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ अ रिसर्च, और उन कंक्लूजन्स के बेसिस पे, उस डेटा के बेसिस पे हम प्रिडिक्शन मेक करने की कोशिश करते हैं. सो ये डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि भाई डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में तो हम सिर्फ डेटा को ऑर्गेनाइज और समराइज करें, जैसे मीन, मीडियन, मोड यूज करके समराइज कर दिया या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके समराइज कर दिया, ठीक है. लेकिन इन्फरेंशियल स्टैट्स में व्हाट आर वी डूइंग इज वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ इन्फ्रेंस. हम कोई ना कोई उससे इंटरप्रिटेशन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, उस डेटा से हम कंक्लूजन्स ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी मदद से हम प्रेडिक्शंस मेक करते हैं, राइट. ओके, लेट अस नाउ मूव फॉरवर्ड. अब इन्फरेंशियल स्टैट्स में दो तरीकों की फर्दर स्टेटिस्टिक्स हो सकती है, पैरामेट्रिक वर्सेस नॉन पैरामेट्रिक. अब ये जो आप लोग बड़े कॉमन से नाम सुनते हो ना कि टी टेस्ट है, अनोवा है, या फिर जेड टेस्ट है, व्हाट आर these all are your parametric statistics. और नॉन पैरामेट्रिक स्टेटिस्टिक्स में आ जाता है काई स्क्वायर टेस्ट या मैन विटनी यू टेस्ट या क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट, वो सारी चीजें नॉन पैरामेट्रिक स्टैट्स. अब हमें ये तो पता लग गया कि कौन से टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक है और कौन से पैरामेट्रिक, बट व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ दिस. तो जो पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स हैं वो कुछ अजम्पशंस, बेसिक अजम्पशंस लेके चलते हैं. दीज आर सम ऑफ द बेसिक अजम्पशंस दैट पैरामेट्रिक स्टैट्स हैव. मतलब अगर आपको अपने रिसर्च में पैरामेट्रिक स्टैट्स का कोई भी टेस्ट यूज करना है, टी टेस्ट, अनोवा या फिर कोरिलेशन, पियर्सन्स कोरिलेशन, अगर कोई भी ऐसा टेस्ट यूज करना है आपको पैरामेट्रिक स्टैट्स का, तो आपका जो डेटा है उसको इन सारे अजम्पशंस पे फिट होना चाहिए, खड़े उतरना चाहिए. So first assumption is that our observations must be from a normally distributed population. तो ऐसा ना हो कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया है या ऑब्जर्वेशन ली है वो एकदम एक्सट्रीम्स हो, ठीक है. जैसे हमने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व किया था ना, बेल शेप्ड कर्व, कल की वीडियो में वी स्टडीड अबाउट दिस. सो उसमें यहाँ पे क्या थी, एक्सट्रीम पॉपुलेशन थी और बीच में क्या थी, वो एवरेज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन जहां पे मोस्ट ऑफ द लोग फॉल आउट कर रहे हैं. सो हमारी ऑब्जर्वेशन एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन से होना चाहिए. ऐसा ना हो कि पॉपुलेशन स्क्यूड है और उसमें से आप अपने डेटा को उठा रहे हो. कि सपोज यू आर ट्राइंग टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ टीचिंग मेथड्स ऑन अ पर्टिकुलर टेस्ट, बट ऐसा ना हो कि सारे जो ऑलरेडी टॉपर्स हैं क्लास के, सिर्फ आप उनसे ही वो डेटा कलेक्ट कर रहे हो टेस्ट का, तो ऑटोमेटिकली एक स्क्यूड रिजल्ट आएगा, ठीक है. तो ये पहला आपका assumption है पैरामेट्रिक स्टैट्स का. दूसरा assumption है that the sample must have equal variance. अब वेरिएंस का मतलब क्या होता है, वेरिएंस का मतलब होता है कि हमारा डेटा कितना स्कैटर्ड है, कितना सॉर्ट ऑफ फैला हुआ है हमारा डेटा थ्रू आउट, हाउ स्कैटर्ड इट इज. तो हमारा जो सैंपल है उसमें वेरिएंस इक्वल होनी चाहिए. ऐसा ना हो कि आवर डेटा इज सो स्कैटर्ड कि आप अच्छे से उसमें रिजल्ट्स एनालाइज ही ना कर पाओ और आपका स्क्यूड रिजल्ट आ जाए. सो उसमें इक्वल वेरिएंस होनी चाहिए. फिर होमोजेनस सैंपल होना चाहिए. होमोजेनस का मतलब क्या होता है, होमोजेनस मतलब वो किसी एक पॉइंट पे एटलीस्ट सिमिलर हो. सो दिस शुड नॉट बी देयर कि आपने किसी को तो 18 to 25 की एज ग्रुप
में ले लिया और किसी को 40 ईयर्स के एज ग्रुप वाले को भी ले लिया अपने सैंपल में. That should not be there if you are considering age as something related in your research. तो homogeneous sample होना चाहिए. The variables must be in interval और ratio scale. तो ये scales of measurement हम पहले ही कर चुके हैं statistics and psychology की वीडियो में, if you remember. And in case you are new to the channel, तो you can go back and watch those videos. Let's crack it series के अंदर जिसमें हम अलग अलग papers और topics cover कर रहे हैं UG level का psychology पे. सो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाके आप स्केल्स ऑफ मेजरमेंट भी देख सकते हो, इन विच वी डिस्कस्ड अबाउट नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो. सो इंटरवल स्केल्स क्या आते हैं, जिसमें एक इक्वल इंटरवल प्रेजेंट है. रेशियो स्केल जहाँ पे एक ट्रू जीरो है. तो हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो या तो इंटरवल स्केल पे होने चाहिए या फिर रेशियो स्केल पे होने चाहिए पैरामेट्रिक स्टैट्स यूज करने के लिए. एंड दीज वेरिएबल्स शुड बी कंटिन्यूअस. तो ये कुछ बेसिक अजम्पशंस है पैरामेट्रिक स्टैट्स की. इफ योर डेटा follows these assumptions then you can use the parametric tests. ठीक है. फिर हमारे पास नॉन पैरामेट्रिक स्टेटिस्टिक्स भी होती है. नॉन पैरामेट्रिक स्टैट्स जो है हम हेट्रोजेनस सैंपल पे भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. हेट्रोजेनस सैंपल मतलब जहाँ पे सिमिलर आपका सैंपल नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं उसमें. सेकेंडली द डेटा माइट नॉट बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो नॉन पैरामेट्रिक स्टैट्स जो है वो इतना कोई रिजिड अजम्पशंस लेके नहीं चलता जैसा पैरामेट्रिक स्टैट्स ने ले रखा था कि भाई नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए डेटा, होमोजेनस होना चाहिए सैंपल. नॉन पैरामेट्रिक स्टैट्स इज वेरी सिंपल. ठीक है. वो कहते हैं कि डेटा हो अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना हो, अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हेट्रोजेनस हो सैंपल तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. एंड these non-parametric stats are usually used on nominal and ऑर्डिनल स्केल्स. तो क्या थे ये नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल्स? नॉमिनल स्केल था ना जहाँ पे हम किसी की क्वालिटी के बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं, जैसे आई कलर है तो ब्लू आई कलर, ग्रीन आई कलर, लाइक दैट. एंड ऑर्डिनल स्केल वाज वेयर इन आई कैन पुट दी वेरिएबल्स इन ऑर्डर, लेकिन उनके बीच में इक्वल डिफरेंस डिस्टेंस होगा कि नहीं, इक्वल इंटरवल होगा कि नहीं, वो भी मुझे नहीं पता. फॉर एग्जाम्पल वेरी हैप्पी, हैप्पी, सैड, वेरी सैड. अब मुझे क्या वेरी हैप्पी और सैड के बीच में एग्जैक्टली पता है कि क्या डिफरेंस है? आई डोंट नो दैट डिफरेंस. बट 10 और 20 के बीच में क्या डिफरेंस है वो मुझे एग्जैक्टली पता है. सो ऑर्डिनल स्केल है जहाँ पे आप ऑर्डर में तो डाल सकते हो वेरिएबल्स को, लेकिन उसमें इक्वल इंटरवल आएगा कि नहीं, वी कैन नॉट गारंटी दैट. सो हैव यू अंडरस्टूड what exactly parametric stats are and what non-parametric stats are? ठीक है. अब जब हमने ये पढ़ लिया है तो हम एक एक करके डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट पढ़ेंगे जो यूजी लेवल के लिए आपको पता होने चाहिए. ठीक है. फर्स्ट दैट वी विल स्टडी इज द वेरी फेमस वन, टी टेस्ट. तो ये जो टी टेस्ट है ये इन्वेंट किया था विलियम गॉजेट ने. एंड व्हेन ही डेवलप्ड द टी टेस्ट ही पब्लिश्ड इट अंडर द नेम ऑफ स्टूडेंट. तो इसीलिए टी टेस्ट को कई बार स्टूडेंट टी टेस्ट या स्टूडेंट टेस्ट भी बोला जाता है. ठीक है. सो दिस इज द पर्सन हु गेव दिस टेस्ट. एंड दो कंडीशंस होती है टी टेस्ट की. अगर ये दो कंडीशंस आपकी फुलफिल हो रही है तो देन यू कैन यूज द टी टेस्ट. वन कंडीशन इज दैट इट इज ओनली एप्लीकेबल टू अ स्मॉल सैम्पल साइज. तो आपका सैम्पल साइज यानी कि एन जो है वो 30 या 30 से कम होना चाहिए, देन इट इज कंसिडर्ड टू बी अ स्मॉल सैम्पल साइज. तो अगर आपका सैम्पल साइज स्मॉल है तो यू कैन यूज टी टेस्ट. सेकेंडली द वेरिएंस शुड बी अननोन, यानी कि आपको नहीं पता होना चाहिए, यू शुड नॉट नो हाउ स्कैटर्ड योर डेटा इज. ठीक है. सो इफ यू डोंट नो हाउ स्कैटर्ड योर डेटा इज, आपने रैंडमली अपने डेटा को उठा लिया है और आपको नहीं पता कि कितना स्कैटर्ड होगा वो पॉपुलेशन में. सेकेंडली आपका अगर सैम्पल साइज भी स्मॉल है, तो अगर ये दो कंडीशंस फिट इन हो रही है, फुलफिल हो रही है, तो आप टी टेस्ट को यूज कर सकते हो, जो कि दिया था विलियम गॉजेट ने. ठीक है. नाउ व्हाई इज अ टी टेस्ट यूज्ड? हमें ये तो पता लग गया कि हम टी टेस्ट को कब यूज कर सकते हैं, बट व्हाई इज इट यूज्ड? सो इट इज बेसिकली यूज्ड टू चेक इफ देयर एग्जिस्ट अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ गिवन सैंपल्स. तो सपोज आपने दो अलग अलग ग्रुप्स पे स्टडी करनी है. ठीक है. कि सपोज ग्रुप ए है और ग्रुप बी है, और आपको स्टडी करनी है कि कौन सी ग्रुप जो है एक पर्टिकुलर टेस्ट पे अच्छा परफॉर्म करती है अगर दोनों ग्रुप्स को अलग अलग टीचिंग मेथड से प्रोबेबली पढ़ाया गया है. तो अब इन दोनों ग्रुप्स का अपना एक मीन होगा. मीन में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में मीन क्या होता है. क्विकली यू शुड ऑल हैव इट ऑन योर माउथ. ठीक है. तो मीन होता है किसी भी डेटा का एवरेज. आई होप आप लोगों को ये याद था. ठीक है. तो अब इन दोनों ग्रुप्स का इंडिविजुअली अपना एक मीन निकल के आएगा कि भाई ग्रुप ए ने कुछ ऐसा ऑन एन एवरेज परफॉर्म किया है,
और ग्रुप बी ने कुछ ऐसा ऑन एन एवरेज परफॉर्म किया है। तो इन दोनों एवरेजेस को, इन दोनों ग्रुप्स के मीन्स को मैं कंपेयर करूंगी और देखूंगी कि क्या इन दोनों ग्रुप के मीन्स में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं। और वो चीज करने के लिए आई यूज अ टी टेस्ट। समझ आया टी टेस्ट क्यों यूज होता है? बस हम ये देख रहे हैं टी टेस्ट से कि दो जो गिवन सैंपल्स हैं मेरे, जो ग्रुप्स हैं, उनके मीन्स में क्या कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। सिग्निफिकेंट डिफरेंस मतलब हाँ भाई स्टार्कलिंगली डिफरेंट परफॉर्मेंस थी दोनों ग्रुप्स की। और अगर मैं बोलूँ कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, दैट मीन्स दोनों ग्रुप्स ने ऑलमोस्ट सिमिलर ही परफॉर्म किया है। ठीक है, सो ये टी टेस्ट होता है आपका। और ऑफ कोर्स ये दो कंडीशंस टी टेस्ट की, इसके साथ साथ जो पैरामेट्रिक टेस्ट की कंडीशंस है वो तो ऑफ कोर्स होगी कि आपका सैंपल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन से होना चाहिए, होमोजेनस होना चाहिए, एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। नाउ देर आर सम टाइप्स ऑफ टी टेस्ट। ये मैंने आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए टैब्यूलर फॉर्मेट में डाल दिया है। यू कैन हैव सिंगल सैंपल टी टेस्ट, डिपेंडेंट और पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, और इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। अब सिंगल सैंपल टी टेस्ट क्या है, नाम से पता लग रहा है जहां पे हमारे पास सिर्फ एक ही सैंपल है। ठीक है, हमारे पास एक ही सैंपल है और उस एक सैंपल के मीन को हम कंपेयर कर रहे हैं एक प्री एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन मीन से। सो आपके पास एक प्री एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन मीन है, एक फिक्स्ड वैल्यू है, और आपके पास एक नया सैंपल है जिसके ऊपर आपने डेटा कलेक्ट किया एंड एवरीथिंग यू डिड। अब इस न्यू सैंपल का, जो आपके पास सिर्फ एक ही सैंपल है, उस सैंपल का मीन आप कंपेयर करोगे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग या अज्यूम्ड पॉपुलेशन मीन से। अब इसका एक एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल के तौर पे सपोज आपने एवरेज बर्थ रेट निकाला इंडियन बेबीज का। ठीक है, बर्थ रेट होता है ना कि, तो वो एवरेज बर्थ रेट निकाला आपने इंडियन बेबीज का, एंड वो आपका एक पॉपुलेशन मीन हो गया, एक फिक्स्ड चीज हो गई जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। हो सकता है आपको कहीं ना कहीं मेडिकल की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होती है गवर्नमेंट की, उस पर भी मिल जाए एवरेज बर्थ रेट ऑफ इंडियन बेबीज। नाउ what you have is you have a sample of suppose American babies। सारे तो नहीं, लेकिन आपके पास एक सैंपल है अमेरिकन बेबीज का। तो आप क्या करोगे, you will compare the average birth weight of a sample of these American or white babies to the pre-existing value that you already have of the birth rate of Indian babies। तो यहाँ पे जो इंडियन बेबीज का बर्थ रेट था वो एक प्री एग्जिस्टिंग वैल्यू थी, पॉपुलेशन मीन थी, एक फिक्स्ड वैल्यू थी, और आप कंपेयर इसके साथ क्या कर रहे हो, अपने करंट सैंपल के बर्थ रेट का मीन कंपेयर कर रहे हो। सो सिंगल सैंपल टी टेस्ट में यही होता है कि आपके पास सिर्फ एक ही सैंपल है, उस सैंपल के मीन को आप कंपेयर कर रहे हो किसी और फिक्स्ड वैल्यू मीन से या पॉपुलेशन मीन से जो कि अज्यूम्ड हो सकती है। ठीक है, and here we are trying to investigate the difference between these two means। I hope you have understood this। अब second type of t-test that is possible is dependent और paired sample t-test। तो यहाँ पे pairing हो रही है। So अगर आपने research methodology के पेपर वाली क्लासेस भी अटेंड की थी यूट्यूब पर ही, so you would recall कि हमने वहाँ पे किया था ना paired और between sample design, within sample design किया था। सो पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट में क्या है, हमारे पास दो सैंपल्स हैं दो डिफरेंट पॉपुलेशन से, लेकिन वो पॉपुलेशन आपस में रिलेटेड है। सो सिंगल सैंपल टी टेस्ट में तो वी वर हैविंग ओनली वन सैंपल, बट पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट में वी हैव टू सैंपल्स एंड दीज टू सैंपल्स आर फ्रॉम टू डिफरेंट बट रिलेटेड पॉपुलेशंस। तो जैसे होता क्या है कि इट इज यूजुअली यूज्ड टू चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ एनी ट्रीटमेंट। तो फॉर एग्जाम्पल जैसा हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी वाली क्लास में भी एग्जाम्पल देखा था, पढ़ा था कि मेरे पास एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है। ठीक है, उन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का मैंने अभी एंजाइटी लेवल एग्जामिन कर लिया। ये मेरा हो गया सैंपल नंबर 1 कि मैंने एंजाइटी लेवल्स अभी उनका देख लिया, इन्वेस्टिगेट कर लिया, मेजर कर लिया। नाउ उनको 1 मंथ तक फिर मैं जो है मेडिटेशन करवाती हूँ। ठीक है, 1 मंथ तक मैं उनके लिए ट्रीटमेंट दे रही हूँ, मेडिटेशन का एक इंटरवेंशन। और फिर 1 मंथ के बाद मैं उसी सेम सैंपल का, उसी सेम ग्रुप का एक बारी फिर से एंजाइटी लेवल मेजर करूंगी। वो मेरा हो गया सैंपल नंबर 2। अब ये मेरे पास दो अलग अलग सैंपल्स तो है कि भाई ये पॉपुलेशन जो ट्रीटमेंट से पहले थी और पॉपुलेशन जो अब ट्रीटमेंट के बाद है। सो आई हैव 2 डिफरेंट सैंपल्स, लेकिन ये दोनों सैंपल सेम पॉपुलेशन से ही आ रही है ना, रिलेटेड पॉपुलेशन है, वही लोग हैं। सो 2 सैंपल्स तो होते हैं मेरे पास, लेकिन वो सेम ही पॉपुलेशन से, रिलेटेड पॉपुलेशन से निकल के आ रहे हैं। दोनों सैंपल्स को मैं सिमिलर ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड कर रही हूँ। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन योर पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। और फिर यहाँ पे क्या कंपेयर करूंगी कि जो मेरा सैंपल 1 था उसकी क्या मीन थी, ऑन एन एवरेज उन लोगों का क्या एंजाइटी लेवल था, और जो मेरा सैंपल 2 है उसका क्या मीन है, यानी कि ऑन एन एवरेज अब इन लोगों का
क्या एंग्जाइटी लेवल है। तो अगर ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है दोनों में तो वेल एंड गुड, दैट मीन्स प्रोबेबली माई इंटरवेंशन हैज वर्कड और नॉट वर्क, ठीक है। तो वो चीज होती है आपके डिपेंडेंट या पेयर्ड सैंपल में। पेयर्ड नाम आ रहा है ना, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो लोग सिमिलैरिटी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपके पास आता है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में क्या हो रहा है कि आपके पास दो अलग अलग सैंपल्स हैं और वो दोनों ही सैंपल्स आपस में बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। सो लाइक इट वॉज देयर इन पेयर्ड सैंपल कि उसमें तो भाई दो सैंपल्स थे बट दोनों सैंपल्स रिलेटेड पॉपुलेशन से हमने उठाए थे। बट इंडिपेंडेंट सैंपल में व्हाट इज द केसेस, वी हैव टू सेपरेट सैंपल्स एंड दीज सैंपल्स आर नॉट इवन रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल हो सकता है आपका बिटवीन ग्रुप डिजाइन का, जो हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी में किया था ना, कि दो अलग अलग ग्रुप्स हैं जो आपस में रिलेटेड नहीं है और उनकी मीन्स हम कंपेयर कर रहे हैं। और इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट एक क्वेश्चन ये आंसर करने की कोशिश करता है दैट डू दीज टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स विच आर रिप्रेजेंटिंग टू डिफरेंट पॉपुलेशंस हैव डिफरेंट मीन्स, क्या उनके भी मीन्स डिफरेंट हैं, क्या उन दोनों सैंपल्स में कोई डिफरेंस है। तो इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम कि सपोज कोई एक इंसान मार्केट रिसर्च कैरी आउट कर रहा है ये देखने के लिए कि is there any difference between the salaries of first year graduates based on the gender। तो जेंडर के बेसिस पे क्या कोई डिफरेंस है फर्स्ट ईयर ग्रेजुएट्स के सैलरी में, और सपोज वो जेंडर को दो पार्ट्स में ही डिवाइड कर रहा है, सिर्फ एक मेल हो गया एक फीमेल हो गया। अब ये जो दोनों पॉपुलेशन है वो डिफरेंट पॉपुलेशन है, मेल और फीमेल आपस में तो रिलेटेड नहीं है। मैं किसी फीमेल को मेल वाली कैटेगरी में आई कैन नॉट पुट, है ना। सो देयरफॉर आई एम हैविंग टू सेपरेट सैंपल्स और वो दोनों सैंपल्स आपस में रिलेटेड नहीं है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन योर टी टेस्ट, और ये आपके टी टेस्ट के डिफरेंट टाइप्स हैं। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर है। बस एक चीज माइंड में रखनी है, सिंगल सैंपल टी टेस्ट है तो आपके पास एक ही सैंपल है। डिपेंडेंट या पेयर्ड में आपके पास दो सैंपल्स हैं बट वो रिलेटेड पॉपुलेशन से ही आपको मिल रहे हैं। एंड इन इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यू हैव टू सेपरेट सैंपल्स ऑल टुगेदर, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर टी टेस्ट एंड नाउ लेट अस मूव ऑन टू अनदर टाइप ऑफ पैरामेट्रिक टेस्ट विच इज योर जेड टेस्ट। अब ये जो जेड टेस्ट है ये काफी सिमिलर ही है टी टेस्ट से। मोस्ट ऑफ द कंडीशन जेड टेस्ट और टी टेस्ट की सेम ही होती है, बस एक ये कंडीशन है जो जेड टेस्ट को टी टेस्ट से डिफरेंट बनाती है। So in Z test we know the variance. तो if you remember मैंने T test की जो स्लाइड थी, let me show it to you again, यहाँ पे एक कंडीशन थी ना the variance is unknown. सो टी टेस्ट और जेड टेस्ट में सिर्फ यही फर्क है। बाकी जेड टेस्ट भी स्मॉल सैंपल पे यूज होता है दैट इज लेस देन 30, और इसके पैरामेट्रिक टेस्ट के जो भी थे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आना चाहिए, सैंपल होमोजेनस होना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी फॉलो करता है जेड टेस्ट। द ओनली डिफरेंस इज कि जेड टेस्ट हम जब यूज़ करेंगे जब हमें अपनी पॉपुलेशन का वेरिएंस नोन होगा, हमें हमारा सैंपल का वेरिएंस नोन होगा। दैट मीन्स वी नो कि हमारा डेटा कितना वेरी कर रहा है पॉपुलेशन में, हाउ स्कैटर्ड आर डेटा इज। तो अगर आपको पता है दैट हाउ स्कैटर्ड योर डेटा इज, हाउ इज योर डेटा वेरिंग, देन दैट मीन्स यू नो द वेरिएंस। और उस केस में अगर आपको वेरिएंस पता है और आपका सैंपल साइज भी छोटा है तो आप यूज करेंगे जेड टेस्ट। बाकी कंडीशंस दोनों के लिए सेम है और जेड टेस्ट के भी वैसे ही टाइप्स होते हैं जैसे हमने अभी टी टेस्ट के करे थे ना। तो सिंगल सैंपल जेड टेस्ट हो सकता है, डिपेंडेंट या पेयर्ड सैंपल जेड टेस्ट हो सकता है, इंडिपेंडेंट सैंपल जेड टेस्ट हो सकता है। सो वंस अगेन दे ऑल हैव द सेम कंडीशन। सिंगल सैंपल है तो सिर्फ हमारे पास एक ही सैंपल है बट हमें उसका वेरिएंस नोन है। डिपेंडेंट या पेयर्ड सैंपल है तो दो सैंपल्स हैं, डिफरेंट सैंपल्स हैं लेकिन रिलेटेड पॉपुलेशन से हैं और हमें वेरिएंस नोन है। इंडिपेंडेंट सैंपल है तो दो एकदम सेपरेट सैंपल्स हैं फ्रॉम पॉपुलेशंस विच आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर लेकिन हमें वेरिएंस नोन है। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन योर जेड टेस्ट। तो अभी तक जो हमने टेस्ट किए हैं पैरामेट्रिक टेस्ट में, टी टेस्ट जेड टेस्ट, वो दोनों पॉपुलेशन, वो दोनों उन सैंपल्स के लिए हैं जब हमारा सैंपल साइज छोटा हो। But what if I'm conducting a research in which my sample size is greater than 30? Then comes your ANOVA. ANOVA होता है analysis of variance, which is another type of parametric test. ठीक है, analysis of variance होता है ANOVA, और ANOVA को आप F से भी रिप्रेजेंट करते हो। इस F का मतलब है फिशर्स रेशियो, ठीक है। दिस F बेसिकली स्टैंड्स फॉर फिशर्स रेशियो एंड इन दी अपकमिंग वीडियोस वील आल्सो बी डिस्कसिंग अबाउट कि ये फिशर्स रेशियो क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर सपोज आपके पास कोई MCQ में न्यूमेरिकल आ जाता है जिसमें आपको टी टेस्ट की वैल्यू दे दी है कि भाई एक पर्टिकुलर सैंपल का टी टेस्ट सपोज
ऐसा कुछ निकल के आ रहा है, 5 निकल के आ रहा है, दिस इज वेरी हाइपोथेटिकल, ठीक है। तो टी टेस्ट ये है, तो व्हाट विल बी दी एफ रेशियो या व्हाट विल बी दी अनोवा। तो ये एक फॉर्मूला है जो अनोवा या फिशर्स रेशियो को टी टेस्ट के साथ कनेक्ट करता है। सो एफ और फिशर्स रेशियो और अनोवा इज टी स्क्वायर, दैट मीन्स टी टेस्ट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिए। एंड व्हेन इज अनोवा यूज्ड, तो सबसे पहली कंडीशन तो अनोवा यूज होने की हो गई कि व्हेन योर सैंपल साइज इज लार्ज। तो देखो लार्ज सैंपल साइज पे वैसे आप टी टेस्ट यूज कर सकते हो, लेकिन द थिंग इज दैट इट विल बिकम वेरी टीडियस। आपको पहले एक पर्टिकुलर सैंपल पे टी टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा, फिर जो बच गए फिर उन पे अप्लाई, फिर ऐसे करते करते आपको छोटे छोटे सैंपल्स पे बहुत बारी टी टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। दिस प्रोसेस बिकम्स टीडियस, कॉम्प्लेक्स, और उसमें मिस्टेक होने की काफी चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, एरर होने के चांस हो जाते हैं। बट इफ यू आर हैविंग अ सैंपल साइज दैट इज लार्जर देन 30 और लार्ज है, तो सिंपली आप अनोवा यूज करो। और अनोवा को भी हम यूज इसी वजह से करते हैं कि मुझे भाई दो अलग अलग मेरे सैंपल्स हैं या दो से ज्यादा जो अलग अलग ग्रुप्स हैं उनके बीच का मीन देखना है, और ये देखना है कि क्या उनके मीन में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि नहीं, क्या वो ग्रुप्स आपस में डिफरेंट है कि नहीं। एंड द सेकंड असम्पशन इन अनोवा इज दैट इट इज यूज्ड व्हेन देयर आर मोर देन 2 मीन्स। तो जब हमारे पास सिर्फ 2 मीन ना हो के 2 से ज्यादा मीन है, तो 2 मीन तो मेरे पास टी टेस्ट में भी थी ना, कि एक मेडिटेशन से पहले वाला सैंपल हो गया, एक मेडिटेशन के बाद वाला सैंपल हो गया, मेरे पास 2 मीन्स थी और इन दोनों को मैं कंपेयर करी थी। या फिर इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के केस में मेरे पास एक मेल का सैंपल है और एक फीमेल का सैंपल है। सो वंस अगेन आई एम हैविंग sort of two means, and I'm comparing कि क्या इन दोनों means में एक difference आएगा जो इन दो populations में significant difference मुझे बता सके। लेकिन अनोवा हम यूज करते हैं when there are more than 2 means, और more than 2 means कब हो सकती है, या तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो independent variable है उसमें 2 से ज्यादा levels हैं। जैसा इफ यू रिमेंबर रिसर्च मेथोडोलॉजी में मैंने आपको क्लास में एक एग्जांपल दिया था ना, कि अगर मुझे टीचिंग मेथड अलग अलग ट्राई करना है तो टीचिंग मेथड ऑल टुगेदर मेरा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, बट फिर मैं उसको अलग अलग लेवल पे वेरी कर सकती हूँ कि भाई एक लेवल हो गया कि मुझे लेक्चर मेथड से पढ़ाना है, एक हो गया मुझे पीपीटी मेथड से पढ़ाना है, एक हो गया मुझे असाइनमेंट्स दे के पढ़ाना है, एक हो गया मुझे रेसिप्रोकल टीचिंग करके पढ़ाना है। सो यहाँ पे क्या हुआ कि एक आईवी के अलग अलग मैंने लेवल पे उसे वेरी कर दिया। सो यू कैन हैव मोर देन 2 मीन्स इफ यू हैव एन आईवी विच इज वेरीड एट मोर देन 2 लेवल्स, या फिर सीधा सीधा आपके 2 से ज्यादा अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स प्रेजेंट है स्टडी में तो भी आपके 2 मीन्स हो सकते हैं। 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे स्टडी होंगे, तो एग्जाम्पल के तौर पर मुझे सपोज फाइंड आउट करना है कि एक पर्टिकुलर शू ब्रांड में और रनर की एज ग्रुप का, इन दोनों का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ऑन रेस फिनिशिंग टाइम। तो एक रेस है जिसमें मैंने एक पर्टिकुलर शू ब्रांड कुछ लोगों को पढ़ा रखा है, और रनर की एज ग्रुप है वेदर दे आर द जूनियर रनर्स और दे आर द सीनियर रनर्स और दे आर द मास्टर रनर्स। इन दोनों चीजों का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ऑन द रेस फिनिशिंग टाइम। तो ये रेस फिनिशिंग टाइम तो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और यहाँ पे मेरे पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए कि रनर की एज ग्रुप क्या है और सेकेंडली उसने कौन से कंपनी के कौन से ब्रांड के शूज पहने हुए हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हेन यू यूज अनोवा। अब अनोवा में 2 तरीकों के अनोवा हो सकते हैं, 1 वे अनोवा एंड 2 वे अनोवा। बहुत सिंपल है समझने में। 1 वे अनोवा होगा जब आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है। अब ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को फर्दर 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स पे वेरी कर रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल फिर से लेते हैं कि नाउ मैं अब मेरी रिसर्च ये स्टडी करना चाह रही है कि क्या कोई डिफरेंस है बिटवीन द शू ब्रांड एंड रेस फिनिशिंग टाइम। तो क्या कोई इम्पैक्ट होगा इस शू ब्रांड का, कि सपोज किसी ने नाइकी की शू ब्रांड पहनी है, किसी ने एडिडास पहना है, किसी ने बाटा का शूज पहना है। सो क्या इन तीनों शू ब्रांड से कोई इन्फ्लुएंस होगा कि कितने टाइम पे कोई रेसर जो है रेस फिनिश कर रहा है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, आई हैव ओनली 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज द शू ब्रांड। अब उस एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैंने 3 लेवल्स पे वेरी कर दिया कि एक नाइकी का पहनेगा, एक एडिडास का पहनेगा, एक बाटा का पहनेगा प्रोबेबली। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया मेरा, कि रेस फिनिशिंग टाइम क्या होगा उस इंडिविजुअल का। सो देन इन दिस केस आई विल बी यूजिंग 1 वे अनोवा अगर ये सारी कंडीशंस फॉलो हो रही है तो। 2 वे अनोवा क्या होगा, जब मेरे पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि मुझे रनर की एज ग्रुप से
प्लस शू ब्रांड, दोनों को माइंड में रखते हुए देखना है कि उन दोनों का क्या रिलेशन है रेस फिनिशिंग टाइम पे, कि रनर की एज ग्रुप क्या है, वो मेरा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, उसको मैंने वेरी कर रखा है 3 लेवल पे कि जूनियर है, सीनियर है या मास्टर है। फिर रनर के शू का क्या ब्रांड है, उसको भी वो एक मेरा डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और उसको भी मैंने फर्दर वेरी कर रखा है कि शू ब्रांड नाइकी या एडिडास या बाटा है, और इन दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मेरे डीवी पे, दैट इज द रेस फिनिशिंग टाइम। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ अनोवा। आई नो कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स देके मैं समझा रही हूँ, थोड़ा टाइम लेके समझा रही हूँ, बट दैट इज फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ताकि आप अच्छे से होलिस्टिकली हर एक चीज को समझो। अब एक और पैरामेट्रिक टेस्ट करेंगे हम लोग, जिसको बोला जाता है कोरिलेशन, एंड आई नो दैट ऑल ऑफ यू आर वेरी वेरी फेमिलियर विद कोरिलेशन। अब बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पैरामेट्रिक टेस्ट का क्या खास बात था, दैट यहाँ पे सैंपल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन से आ रहा है, सैंपल होमोजेनस है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स, ऑल ऑफ दोज अजम्पशंस इफ यू रिमेंबर। सो पैरामेट्रिक टेस्ट में हम जो कोरिलेशन यूज करते हैं उसे बोला जाता है पियर्सन्स कोरिलेशन, ठीक है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में भी हम कोरिलेशन यूज कर सकते हैं, बट उस केस में कोरिलेशन का दूसरा नाम हो जाएगा, वो थोड़ी देर में मैं आपको एक टेबल के थ्रू समझाऊंगी कि क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट के नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के साथ। सो पैरामेट्रिक टेस्ट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं फिलहाल, तो इसमें कोरिलेशन होता है पियर्सन्स कोरिलेशन। पियर्सन्स कोरिलेशन जो है, कोरिलेशन होता क्यों है, व्हाई इज इट यूज्ड? सो इट इज बेसिकली इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, कि जो मेरे पास वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं, क्या उन वेरिएबल्स में कोई रिलेशन है, और अगर कोई रिलेशन है तो किस डायरेक्शन में रिलेशन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ कि सपोज अग्रेशन एंड मीडिया यूसेज, ठीक है। सो मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल है अग्रेशन और एक वेरिएबल है मीडिया यूसेज। और मैं बोल रही हूँ कि मुझे रिसर्च करनी है टू फाइंड आउट इफ दीज टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड, क्या ऐसा कोई रिलेशन है कि मीडिया यूसेज और अग्रेशन रिलेटेड हो। अगर मैं बोलूँ कि भाई जो है पॉजिटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है इन दोनों में, सो इफ आई से दैट अ पॉजिटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन अग्रेशन एंड मीडिया यूसेज, तो उसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे मीडिया यूसेज इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे अग्रेशन भी इंक्रीज हो रहा है, या फिर जैसे जैसे मीडिया यूसेज डिक्रीज हो रहा है अग्रेशन भी डिक्रीज हो रहा है। सो अ पॉजिटिव कोरिलेशन बेसिकली मीन्स कि जो वैल्यूज हैं दो वेरिएबल्स की वो सेम डायरेक्शन में चेंज होंगी, या तो दोनों ही इंक्रीज हो रही होंगी या दोनों ही डिक्रीज हो रही होंगी। बट नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में वैल्यूज चेंज होती है। तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि सपोज मुझे, अब मेरे पास दो अलग वेरिएबल्स हैं, जो वेरिएबल्स है मीडिया यूसेज एंड स्कूल परफॉर्मेंस, ठीक है। मीडिया यूसेज और स्कूल परफॉर्मेंस है मेरे पास, और मैं बोलती हूँ कि इन दोनों का नेगेटिव कोरिलेशन है, तो होगा क्या कि जैसे जैसे मीडिया यूसेज इंक्रीज हो रही है, जो स्कूल परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज हो रही है, दैट इज नोन एज योर नेगेटिव कोरिलेशन। या फिर जैसे जैसे मीडिया यूसेज डिक्रीज हो रही है आपकी स्कूल परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है। तो नेगेटिव कोरिलेशन कब होता है, जब हमारे दो वेरिएबल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज होते हैं। अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज होगा, अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज होगा। एंड पॉजिटिव कोरिलेशन इज व्हेन आवर वेरिएबल्स आर चेंजिंग इन द बोथ डायरेक्शन, इफ वन इज इंक्रीजिंग द अदर विल आल्सो इंक्रीज, and if one is decreasing the other will also decrease। तो कोरिलेशन बेसिकली हमें ये बताते हैं कि दो वेरिएबल्स क्या रिलेटेड है आपस में, और रिलेटेड है तो उनके रिलेटेड होने की डायरेक्शन क्या है, इंक्रीज है या डिक्रीज है। एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन हो सकता है। एंड वन थिंग दैट यू ऑलवेज हैव टू कीप इन माइंड इज दैट कोरिलेशन इज नॉट इक्वल टू कॉजेशन, ठीक है। इस चीज की आप बिल्कुल गांठ बांध दो, कोरिलेशन इज नॉट इक्वल टू कॉजेशन का मतलब क्या होता है, इट बेसिकली मीन्स दैट जस्ट बिकॉज दो चीजें कोरिलेटेड हैं उसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि एक चीज की वजह से दूसरी चीज हो रही है। सो सिंपली सपोज मेरी रिसर्च थी अग्रेशन और मीडिया यूसेज पे, और मेरे को मिल गया पॉजिटिव कोरिलेशन इन दोनों पे कि अग्रेशन जैसे जैसे इंक्रीज हो, मतलब सोशल मीडिया यूसेज जैसे जैसे इंक्रीज होता है अग्रेशन भी इंक्रीज होता है। सो ये दो वेरिएबल्स कोरिलेटेड है, इट डजंट सिंपली इंप्लाई कि सोशल मीडिया यूसेज की वजह से ही अग्रेशन इंक्रीज हो रहा है।
कोरिलेशन होने का मतलब सिर्फ ये कि हाँ ये वेरिएबल्स कुछ हद तक रिलेटेड है, बट क्या ये वेरिएबल्स एक दूसरे को कॉज कर रहे हैं या नहीं, आई कैन नॉट टेल ऑन द बेसिस ऑफ कोरिलेशन। उस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के लिए मुझे रिग्रेशन पे आना पड़ेगा, जिसपे हम थोड़ी देर में बात करेंगे। बट कोरिलेशन इज नॉट इक्वल टू कॉजेशन। कोरिलेशन इज जस्ट टेलिंग मी, सिंपली टेलिंग मी इफ माई वेरिएबल्स आर रिलेटेड एट ऑल और नॉट। ठीक है, अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट होता है जिसको हम बोलते हैं आर, इसको कई लोग पियर्सन्स आर भी बोलते हैं, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट की रेंज होती है -1 to +1। ठीक है, -1 to +1 आपके कोरिलेशन कोएफिशिएंट की रेंज है, और जितना ज्यादा कोरिलेशन 1 के क्लोज होगा उतना ज्यादा कोरिलेशन हाई होगा। दैट मीन्स अगर आपको 1 के क्लोजर कोरिलेशन मिल रहा है, सो हायर विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। अगर 1 से दूर है तो लोअर विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स, राइट। चलिए, और ये कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं बेसिकली कि कैसा स्लोप होता है कोरिलेशन के केस में। तो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा तो कुछ आपका ऐसा स्लोप निकलेगा। ऑफ कोर्स यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि क्यों ऐसा स्लोप है, क्योंकि अगर मेरी एक वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी वैल्यू इंक्रीज ही हो रही है। सपोज मेरा यहाँ पे वैल्यू आया, सो यहाँ पे मेरी वैल्यू इंक्रीज हुई, तो इस एक्सिस पे भी मेरी वैल्यू इंक्रीज हुई है, दैट इज व्हाई इट इज योर पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन का स्लोप कुछ ऐसे होता है, क्योंकि अगर मेरी सपोज मैं यहाँ पे इस वैल्यू पे कॉन्सेंट्रेट करती हूँ, ठीक है, अगर मेरी ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ये वाली जो दूसरी वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। या सपोज मैं इस वाले स्लोप पे ये वाला पॉइंट लेती हूँ, तो ये वैल्यू तो मेरी बहुत हद तक इंक्रीज हो गई जो एक्स एक्सिस पर है, पर वाई एक्सिस वाली वैल्यू जो है मेरी डिक्रीज हो रही है। सो दैट इज व्हाई अ स्लोप ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन इज समथिंग लाइक दिस एंड अ स्लोप ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन इज समथिंग लाइक दिस। और ये क्या है, ये है नो कोरिलेशन, कि कोई कोरिलेशन ही नहीं है, दोनों वेरिएबल्स का एक दूसरे पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। अगर कोई चेंज जो है वो नोटिस नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द अदर वेरिएबल। अगर एक वेरिएबल चेंज होता जा रहा है तो दूसरा जो है वो कांस्टेंट ही है, उसी जगह पे है। सो नो कोरिलेशन का आपका स्लोप ऐसा है। सो यू शुड ऑल्सो रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड बेसिकली दैट व्हाई एग्जैक्टली दीज स्लोप्स आर लाइक दिस। ठीक है, so this is about your correlation and now let us also talk about regression। जैसा कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ, regression जो है वो cause and effect relationship establish करने के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली ये देखने के लिए यूज किया जाता है कि क्या एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को कॉज कर रहा है। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट ऑफ रिग्रेशन इज कि रिग्रेशन अप्लाई करने से पहले आपको कोरिलेशन अप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज अगर आप दो वेरिएबल्स के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना चाह रहे हो तो वो वेरिएबल्स एटलीस्ट एक दूसरे से रिलेटेड तो होने चाहिए ताकि आप उनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन अप्लाई कर पाओ। सो इसीलिए हम हमेशा पहले कोरिलेशन अप्लाई करते हैं ये देखने के लिए कि आर द टू वेरिएबल्स इवन रिलेटेड टू ईच अदर। उसके बाद मे बी रिग्रेशन अप्लाई कर सकते हो अगर आपका रिसर्च स्टडी ये देखना चाह रहे हैं कि क्या ये वेरिएबल्स ही एक दूसरे को कॉज कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, सो रिग्रेशन is basically your cause and effect relationship between the variables। अब linear regression भी हो सकता है और multiple regression भी हो सकता है। linear regression आप जब यूज करोगे जब आप simple correlation यूज कर रहे हो। ठीक है, simple correlation क्या है कि आपके पास कुछ variables है, उनके बीच में आपने correlation निकाल लिया, that is your simple correlation। So whenever you are using a simple correlation, you will be using a linear regression। और मल्टीपल रिग्रेशन कब यूज होता है? मल्टीपल रिग्रेशन यूज होता है जब आप जो है मल्टीपल कोरिलेशन यूज कर रहे हो। मल्टीपल कोरिलेशन में हम लोग बेसिकली क्या करने की कोशिश करते हैं कि हम दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल कि क्या रिविजन टाइम, टेस्ट एंजाइटी, लेक्चर अटेंडेंस और जेंडर का कोई इन्फ्लुएंस है आपके मार्क्स पे जो आप अपने टेस्ट में स्कोर कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास बहुत सारे वेरिएबल्स हो गए। मेरे पास रिवीजन टाइम था, मेरे पास टेस्ट एंजाइटी है, लेक्चर की अटेंडेंस है, जेंडर है। इन सारी चीजों का क्या कोई रिलेशन है विद द परफॉर्मेंस ऑन माय टेस्ट? सो ये चीज का कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए आई विल हैव टू यूज मल्टीपल कोरिलेशन बिकॉज आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ वेरिएबल्स। और फिर अगर मुझे ये भी फाइंड आउट करना है कि क्या एग्जाम परफॉर्मेंस प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ दीज 4 वेरिएबल्स, तो वो प्रिडिक्शन वाला फिर उसके लिए हमें मल्टीपल रिग्रेशन यूज करना पड़ेगा बिकॉज आई एम हैविंग मोर देन 2 वेरिएबल्स। लीनियर रिग्रेशन में क्या था कि मेरे पास 2 ही वेरिएबल्स हैं सिर्फ। फॉर एग्जांपल मुझे कोरिलेशन फाइंड आउट करना है कि स्कोर्स ऑफ बोर्ड एग्जाम एंड कॉलेज सीजीपीए में क्या कोई रिलेशन है।
तो बोर्ड एग्जाम में एक बच्चे ने क्या स्कोर किया है और उसके कॉलेज के सीजीपीए उसकी क्या आई है, क्या उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है। सो आई एम हैविंग जस्ट 2 वेरिएबल्स, तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगी, लीनियर कोरिलेशन। बट अगर मुझे फिर प्रिडिक्शन भी करना है, दैट विल आई बी एबल टू प्रिडिक्ट कि अगर एक बच्चे के बोर्ड्स में इतने स्कोर आए थे तो उसका कॉलेज में सीजीपीए कितना आ सकता है, देन फॉर दैट प्रिडिक्शन पार्ट आई विल यूज लीनियर रिग्रेशन. So are you clear with the part of regression and when we use it and how it is related to correlation and linear regression, multiple regression क्या होता है, ठीक है। तो ये कुछ पैरामेट्रिक टेस्ट थे बेसिकली जो मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे। अब ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इस पे बेस्ड बहुत सारे आपके एमसीक्यूज आते हैं। स्लाइड क्या है, ये बताती है कि ये सारे जो इस कॉलम में है वो पैरामेट्रिक टेस्ट है, यानी कि वो पैरामेट्रिक टेस्ट वाली अजम्पशंस फॉलो कर रहे हैं। और इस कॉलम में जितनी भी टेस्ट हैं, दीज आर योर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। सो एट बेसिकली यूजी लेवल नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को इलैबोरेट करने पे इतना फोकस नहीं होता, दैट इज व्हाई आई हैव आल्सो नॉट सॉर्ट ऑफ given detailed video about these, but आगे आने वाले टाइम में if you want I can create detailed videos कि कब कैसे यूज होता है, क्या सैम्पल प्रॉब्लम्स करके भी हम डिस्कस कर सकते हैं इन चीज़ों को। बट फॉर नाउ यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है कि इस पैरामेट्रिक टेस्ट का नॉन पैरामेट्रिक ऑल्टरनेटिव क्या होगा। तो सपोज अगर मेरे पास नॉमिनल स्केल या ऑर्डिनल स्केल पे कोई डेटा है, लेकिन मेरा मन है कि मैं उन डेटा के बीच में कोरिलेशन फाइंड आउट करना चाहती हूँ, तो मैं पियर्सन कोरिलेशन तो यूज नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वो तो एक पैरामेट्रिक टेस्ट है और नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल पे तो पैरामेट्रिक टेस्ट चलेगा नहीं। सो इन दैट केस मैं एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करूंगी विच इज नोन एज स्पीयरमैन्स रो कोरिलेशन। तो जैसे पियर्सन्स आर या पियर्सन्स कोरिलेशन पैरामेट्रिक टेस्ट में यूज होता है, वैसे ही स्पीयरमैन्स रो या स्पीयरमैन्स कोरिलेशन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में यूज होता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट की, व्हाट वाज इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, wherein I was having two different samples from two different populations which are not related to each other. So independent sample t test का non parametric alternative is Mann-Whitney U test. Alright, and single sample t-test का नॉन पैरामेट्रिक ऑल्टरनेटिव है विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट। व्हाट वाज सिंगल सैंपल t-test, जहां पे मेरे पास एक ही सैंपल है जिसको मैं एक अज्यूम्ड पॉपुलेशन मीन के साथ कंपेयर करती हूँ। गो बैक टू द वीडियो इफ यू हैव फॉरगॉटन दीज थिंग्स, आज ही डिस्कस किया हमने। सो सिंगल सैंपल t-test का नॉन पैरामेट्रिक ऑल्टरनेटिव विल बी विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट। वन वे ANOVA का नॉन पैरामेट्रिक ऑल्टरनेटिव इज क्रुस्कल-वॉलिस H टेस्ट एंड टू वे ANOVA का नॉन पैरामेट्रिक ऑल्टरनेटिव इज फ्रीएडमंड टेस्ट। तो ये कुछ टेबल है जिसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, बिकॉज समटाइम्स आई हैव आल्सो ऑब्जर्व्ड कि मास्टर्स के एंट्रेंसेस में MCQs लाइक दीज आल्सो कम, दैट व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव, व्हाट इज द नॉन पैरामेट्रिक ऑल्टरनेटिव ऑफ वन वे ANOVA, और ये सपोज सारे आपको ऑप्शंस में डाल दिए, 4 ऑप्शंस। सो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट द नॉन पैरामेट्रिक ऑल्टरनेटिव ऑफ वन वे ANOVA इज क्रुस्कल-वॉलिस H टेस्ट। सो दैट इज व्हाट दिस टेबल इज टॉकिंग ऑल अबाउट, एंड आई रियली होप कि आज की वीडियो से आपको इन्फरेंशियल स्टैट्स के बेसिक्स जो हैं एटलीस्ट वो क्लियर हो गए होंगे। So that is it for today's video. Thank you so very much for investing your time और अभी तक इस वीडियो को देखने के लिए। I really hope कि statistics अब थोड़ा बहुत आप लोगों को क्लियर होने लगा होगा। You are now a little familiar with it and ये सब्जेक्ट थोड़ा फ्रेंडली आप लोगों के लिए हो गया होगा। So we'll meet in the next video. Till then, stay subscribed to Mind Review. Share it with your friends and family. Take good care of yourself. Study and have a good day. So bye bye everybody, and next stats की वीडियो में मिलेंगे which will be on Fisher's ratio. So उसमें हम लोग काफ़ी सारी और नई चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे. Make sure you attend that too.